चलो हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बाद मैच करो और आज चैप्टर फिनिश जाएगा। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम प्लांट्स। सर क्या कॉम्बिनेशन है? बहुत अच्छा है हैं? कहाँ जेनेटिक्स और कहाँ पहुँचा? मैं क्या करूँ बताओ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो वहाँ लिखा होता है वो मुझे लिखना होता है वहाँ पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो एक बार से रिवाइज करवा दूंगा। आपको लगेगा जेनेटिक्स पढ़ना है कोई टाइम। हाँ क्योंकि ऐसा है ना कि अब भाई ये शेड्यूल कौन बैठ के लिख रहा है, मैं खुद चेक करूंगा इस बात से। बकाया आप लोग तो मेहनत करते रहो और ये तुम्हारा पूरा तैयार करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस मेहनत से मेहनत करते हो, क्या बोलते हैं, पढ़ाई मेहनत से करते रहो। तो आप लोग कल जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो सभी लोग, ठीक है। पेडिग्री पढ़ा था कल, हमने देखा था ट्रेट, कौन कौन से डिजीज की क्या ट्रेट होती है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था एक डिजीज के बारे में, डिजीज पर नहीं बताया ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था कि डिजीज जो होती हैं उसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं और कौन से होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आज हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दोनों के बारे में पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। और अच्छा चैप्टर है ये, जो आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चन करके लगा के देख सकते हो, ठीक है। आज ही लगाना बकाया बेटा, आप लोग रिवाइज करो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगले बस बातें छोड़ के और कुछ करो, बातें मत करो, रिवाइज कर लो। और सही बच्चे क्वेश्चन लगा रहे हैं घर पे जाके, क्वेश्चन कंटिन्यू लगाते रहना मेहनत से। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है, कि हम लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पीडीएफ लोग बहुत मांगते हैं, सब पीडीएफ भेजा बिना बच्चे मांगते हैं। चेक भेज दो। हाँ ले लेना। सो जाते हो क्या आप? मुझे मैसेज किया करो, ऐसे टाइम पे मैं तुरंत सीन कर दूं, क्योंकि बाद में करता हूँ ध्यान नहीं रहता मैं। 8 बजे सब सो जाते हैं, बात ये है। सोता तो नहीं हूँ 8 बजे, लेकिन भाई मैं क्या करूँ, पूरे दिन तो पढ़ाता रहता हूँ और शाम को कुछ उधर भी थोड़ा टाइम देना पड़ता होगा। आज देख सकते हो। बढ़िया। फिलहाल में आप लोग मेहनत करते रहो, मेरा मतलब ये है घर पे पढ़ाई करो। और जब तक यहाँ पे, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप कहीं भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे और सेल्फ स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दोगे, तब तक आपके लिए एक जो है ना, आप लोग क्वेश्चन करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम देना होगा। और प्रॉपर टाइम देने का मतलब है कि आप लोगों को लगातार रात में क्वेश्चन करने पड़ेंगे, दिन में भी करो, रात में भी करो, मतलब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट आप लोगों का हो चुका है लगभग। और ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आपको कितना उसमें आप लोग गेन कर पा रहे हो उसको, और कितने अच्छे से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। वो तब आएगा जब आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे। मैं तो बोलूंगा कि एक चैप्टर के लगभग आप लोग 200-300 क्वेश्चन तो लगाया करो हर चैप्टर के। और मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा नए टाइप के मत लगाया करो, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया करो। जैसे आपने कोई बुक सेलेक्ट कर ली कि मुझे पता है कि एक चैप्टर मेरा कवर हो रहा है, लगभग हर टॉपिक 200-250 क्वेश्चन में हो जाता है, सही है। मुझे लगता है कि कोई भी चैप्टर आप 200 क्वेश्चन लगाओ,
आपका वो चैप्टर लगभग कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। बेटा फिर क्या रह जाता है कि आप लोग वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो, बुक में क्वेश्चन मत लगाया करो, फिर देखा करो कि अगर मैं दूसरी बार कर रहा हूँ वो क्वेश्चन तो मेरे कितने गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं। हो सकता है कि पहली बार आप लोग क्वेश्चन करो तो आपके ज्यादा गलत हो जाए, उसके बाद आप लोगों के सही हो। तो इससे टेंशन ना लो कि ज्यादा गलत क्यों हो रहा है, सोचना ये है कि ज्यादा गलत क्यों हो रहा है या फिर हम लोग क्वेश्चन गलत क्यों कर रहे हैं, गलती कहाँ पे हो रही है, उसको सुधार करो लगातार। और अगर उसको सुधार करते रहोगे तो बस वही क्या होगा, आप लोग एकदम लाइन पे आ जाओगे। और मेन चीज है कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, थ्योरी आप कितनी बार पढ़ लेना, कितनी भी बार आप लोग क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आप लोगों को क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस नहीं है अगर आपको, तो बेटा आप क्वेश्चन लगवा गलत कर दोगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये चीज हमें ऐसे समझनी चाहिए थी और उसके आंसर ये होना चाहिए था। क्योंकि आप लोग थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, चाहे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो वहां से हमें ये पता नहीं लगता है कि क्वेश्चन, कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें पता होता है लेकिन फिर भी आंसर क्या कर देते हैं, गलत। इसका मतलब ये होता है कि आपने सही से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछते कुछ और हैं और आप लोग समझते कुछ और हो, और जब बार बार क्वेश्चन लगाते रहोगे तो ये ऐसा नहीं होगा। बहुत बच्चे तो इस बात में गलती कर देते हैं कि कभी कभी वो पूछता है कि नॉट करेक्ट या करेक्ट, सही है, उसमें गलती जाती है कि हमें लगता है सही वाला पूछ रहा है वो भी ऑप्शन में होता है और नॉट करेक्ट वो भी ऑप्शन में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए था, मतलब होना चाहिए थर्ड ऑप्शन सही, हमने फर्स्ट पढ़ा, हमें लगा ये तो सही है बिल्कुल, हमने वही लगा दिया आंसर। क्योंकि हमारा माइंड जो होता है इतना शार्प होना चाहिए कि मैंने कहा था आपको कि चारों ऑप्शन लगातार पढ़ो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, अगर कहीं लिखा है नॉट करेक्ट करेक्ट उसको अंडरलाइन कर दो पेन से, जिससे आप लोग वो गलतियां ना करो। और अगर आप लोग ऐसे गलती नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है फिर आप लोग एक बिल्कुल ट्रैक पे आ जाओगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई होने लगेगी। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग थ्योरी पढ़ा करो, उससे ज्यादा किया करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं तो ऐसे बोलूंगा अगर कोई चैप्टर होता है, अगर आप 2 घंटा बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बेटा 1 घंटा पर डे का चाहिए, 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो और 1 घंटा उसमें क्या लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। और जब आप ऐसा करोगे, क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, आप लोग लगातार लगाते रहो डेली। अगर ऐसा करोगे तो आपकी गलतियां जो हो रही है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक है। और बायोलॉजी में तो ऐसा है बेटा, अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसके साथ साथ आपकी थ्योरी भी तैयार हो रही है। भाई आपको अगर कोई चीज नहीं पता है, आप लोग आंसर की देखते हो तो वहां से तैयार पता लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है और आप लोग जब ये करने लगोगे तो इसका मतलब फिर आप लोग तैयार हो जाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। और टेस्ट में कोई भी गलतियां हमारी क्यों होती हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन बहुत कम लगाए होते हैं। आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। मैंने आपको मोनो हैबिट क्लॉज पढ़ा दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। डाई हैबिट क्लॉज पढ़ा, टेस्ट क्लॉज पढ़ा, इसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हमने पढ़ा। अगर हम अगली बात करें बेटा, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम लोगों ने देखा पेडिग्री एनालिसिस देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्स डिटरमिनेशन, कौन करता है सेक्स डिटरमाइन। तो मैंने कहा था जिसके पास क्या होती है, हेटेरोगैमेटी होती है, वो करता है सेक्स डिटरमाइन, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ रहे थे हम लोग डिसऑर्डर, क्या पढ़ रहे थे बेटा? कल मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसको अगर हमें अवॉइड करना है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, पेडिग्री। क्या बनाते हैं? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि हम लोग एक एंसेस्ट्रल स्टडी करें, यानी कि हमारे पूर्वज को कौन सी डिजीज थी, उसके फिर फादर को क्या हुआ, फिर उसके बच्चों क्या हुआ, फिर कैसे डिजीज आई और बच्चों में कौन सी डिजीज होगी। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। समझ गए आप लोग? इससे हम लोग एक बोल सकते हैं फैमिली ट्री। इसका मतलब सिंपल सा होता है, जब हम कोई काम करते हैं या मैं बोल सकता हूँ कि हम कोई भी घर बनवाते हैं तो पहले क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं। नक्शा तैयार करने का मतलब होता है पूरी तरीके से कि हम एक फ्रेम तैयार करना कि पहले क्या बनवाना है उसके बाद क्या बनवाना है। तो यही सब अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर को अवॉइड करें तो इस सब को करने के लिए खुले रहने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, एक मैप तैयार करना होता है और उससे हम उस डिजीज को एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर हम सही करवा सकें तो वो सही हो सकती है। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो बेटा मैंने आप लोगों को ये सब बता दिया था। कल मैंने आपको बताया था डिसऑर्डर की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। अच्छा, जेनेटिक को बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं और हमारे होते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर।
जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करूं तो मैंने कहा था जहां पे सिंगल जीन या फिर बोल सकता हूं कोई पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, कोई नाइट्रोजनस बेस मैनिपुलेट हो जाए, चेंज हो जाए, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। उससे जो डिसऑर्डर होते हैं और वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, उनको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होता है सिंपल सा कि जहां पे कोई क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर हम अगली बात करें तो कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर, जो आफ्टर बर्थ हमें होते हैं, बीमारियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं एक्वायर्ड डिसऑर्डर, जिसका जेनेटिक यानी कि हम बोल सकते हैं ऐसा कोई मतलब नहीं है कि पूर्वज को होगा तो उसके बच्चों को होगा, फिर उसके बच्चों को होगा, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। वो डिसऑर्डर एक्वायर्ड होते हैं, जन्म के बाद होते हैं। समझ गए हम लोग? तो यहाँ पे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर की। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आप लोग किताब निकालो बेटा और हम लोग अगली स्टडी पर करेंगे डिसऑर्डर। तो लास्ट टॉपिक है आज ये खत्म हो जाएगा लगभग, और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, और जिसका नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली आपका देखो एक काम और किया करो, जब भी आप कोई चैप्टर फिनिश हुआ करे उसी दिन जाके कम से कम 100 क्वेश्चन लगा लिया करो तुरंत ही, कि हमने जो पढ़ा क्या सही पढ़ा, और मैंने जो पढ़ाया आपको या आपने पढ़ा उसमें कितना आपको अभी भी याद है। क्योंकि ऐसा होता है अगर ये चैप्टर आप प्रैक्टिस करोगे 5 दिन बाद तो आपकी इसकी आधी चीजें और भूल जाओगे। अभी जब आप एकदम माइंड में फ्रेम करना है आपको कि चैप्टर को हमें कैसे फ्रेम करना है, वो तुरंत जाके किया करो। जैसे वो चैप्टर फिनिश हो रहा है तुरंत जाओ और उसको तैयार करो। ठीक है, चलो तो बेटा यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे तुम्हारा जो कौन सा चैप्टर है? हाँ, क्लास वाला। ठीक है, प्रिंसिपल्स इनहेरिटेंस ऑफ बायोलॉजिकल चैप्टर पढ़ेंगे, वही पढ़ना है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अरे भगवान, देखो क्या चल रहा है। वो तो सही, ऐड अच्छे आते हैं यहाँ पे, और नहीं बंद करना पड़ेगा भाई इसका। तो बेटा हम लोग मेंटल डिसऑर्डर में ये पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कलर ब्लाइंडनेस हमने पढ़ लिया था कल ना। मैंने आपको क्या बताया था कलर ब्लाइंडनेस? मैंने कहा था ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। सही है, जो आपको पता है यहाँ फीमेल किस तरह का वर्क करती है? कैरियर की तरह। सही है, अगर उसका एक कैरियर जो डिजीज वाला है वो कैसा होगा? रिसेसिव। अगर रिसेसिव होगा तो आप लोग बताओ वो किस तरह काम करेगा? कैरियर की तरह, और अपने बच्चों को डिजीज भेज सकती है। ठीक है, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस में जो पेशेंट होता है उसको ब्लू और ग्रीन और रेड लाइट में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है, यानी कि उनकी जो कोन सेल होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और उस वजह से उसे क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो पेरेंट से किस में ट्रांसफर होगा? प्रोजेनी में। अगला बेटा जो हमारा डिसऑर्डर है वो क्या है? हीमोफीलिया। क्या है बेटा? हीमोफीलिया डिसऑर्डर। ये भी हम बोल सकते हैं एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे क्या होता है आपको पता होगा, जब चोट लग जाती है, क्या लग जाती है? चोट लग जाती है, तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम तक ब्लड हमारा बॉडी से बाहर निकलता है, उसके बाद क्या होता है? रुक जाता है। आपको बताओ कैसे रुक जाता है? क्योंकि आपको पता है ब्लड क्लॉट बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे बच्चा बताएगा कोई ब्लड क्लॉट जो बनता है उसमें कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है? किसे किसे पता है कौन सी प्रोटीन हमारे ब्लड में होती है जो ब्लड क्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट होती है? हाँ बताओ, तुम बताओ। मत करो, बताओ। हाँ, हे भगवान, फाइब्रोनेजन। ठीक है, सही कहा तुमने, बता दिया था, लेकिन मैं उससे पूछ रहा था। सही है, फाइब्रोनेजन आपको बताया। फाइब्रोनेजन कर्मठ किसमें होती है? फाइब्रिन में, पता है आप लोग, और जो क्या करती है? ब्लड क्लॉट करती है। ठीक है, चलो ठीक है। अब आपको पता होगा ये प्रोटीन के अलावा कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं जो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपको पता है, ब्लड क्लॉट के लिए। आपने जो चैप्टर पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें मैं आपको ब्लड क्लॉट के बारे में बता चुका हूं। जब हीमोफीलिया डिसऑर्डर होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका ब्लड लॉस बहुत होता है, यानी कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं करता है, और ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो ये एक टाइप का क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, कह रहा है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है। ये भी कैसी है? सेक्स लिंक है। और कैसी है बेटा? रिसेसिव। कैसी है? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये इसकी जनरेशन करेगी, मतलब फादर को होगी तो हो सकता है बच्चों को ना हो, लेकिन उनके बच्चों को हो सकती है। अगले कह रहे हैं विच शो इट्स
ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडी। यहाँ पे कह रहा है फीमेल जो काम करती है वो कैसे करती है, कैरियर की तरह। कैसे करती है? आप लोग खुद सोच सकते हो बेटा, एक बार बताओ। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि कैरियर का मतलब क्या होता है तो मैं फिर बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि फीमेल के पास अगर कोई सेक्स लिंक डिजीज है तो फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं। कैसे होते हैं? 2 एक्स होते हैं। अब अगर एक एक्स डिसऑर्डर है, सही है, एक एक्स तो सही होगा ना, और भाई जो डिसऑर्डर वाला है वो हो रिसेसिव। कैसा हो? रिसेसिव। तो बेटा आप लोग बताओ, मैंने कहा था रिसेसिव वाला जो एलील होता है क्या वो अपने कैरेक्टर शो करता है? नहीं करता ना। डोमिनेंट वाला करता है। तो फीमेल को तो नहीं होगी, लेकिन जब वो गैमेट्स बनाएगी तो आपको पता है डिजीज वाला भी एलील एक सेल के पास जाएगा और एक सेल के पास कौन सा जाएगा? नॉन डिजीज वाला। तो जो डिजीज वाला जाएगा तो बच्चों में डिजीज कर ही देगा। समझ गए आप लोग? तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, फीमेल करती है कैरियर की तरह वर्क। दूसरी भाषा में अगर आपको अभी समझ नहीं आया हो तो देखो यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा। अगर मान लिया जैसे मैंने कहा था कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये आपको अच्छे समझ में आता है ना, क्योंकि फर्स्ट लॉ यही था, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। अब आप लोग बताओ, अगर मैं यहाँ पे इस वाले एलील पे कोई डिजीज लगा दूं, मैं कलर ब्लाइंडनेस लगा दूं, ठीक है। अब आप लोग बताओ कि इस प्लांट को कलर ब्लाइंडनेस होगा? नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये वाला एलील कैसा है? रिसेसिव, और ये वाला कैसा है? डोमिनेंस, यानी कि ये वाला अपने कैरेक्टर शो कर रहा है ना। अब देखो, अब मैं जब सेल्फी कराऊंगा, आप लोग बताओ, तो मैं अगर इसके गैमेट्स बनाऊंगा तो एक सेल में कौन सा जाएगा? कैपिटल टी, और एक सेल में कौन सा जाएगा? अब ये वाला जो जाएगा, अब ये जो फर्टिलाइज करेगा मेल से, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? डिजीज। समझ गए? इस हिसाब से करती है फीमेल कैरियर की तरह वर्क। अच्छा, मेल क्यों नहीं करता है? मेल के पास एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो अब एक्स पे है तब भी डिजीज होगी और वाई पे है तब भी डिजीज होगी। समझ गए आप लोग? ठीक है, अगले देखो। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस कैस्केड ऑफ प्रोटीन। कैस्केड का मतलब होता है जब एक के साथ बहुत सारी एक प्रोसेस में रिएक्शन होती है तो उन्हें बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। जैसे आपको पता है ब्लड क्लॉट बनता है, क्या बनता है? ब्लड क्लॉट। तो वहां पहले प्यूरोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में, वो एक्टिव फॉर्म में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन कौन सा एंजाइम करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बिन किसको? फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में। तो एक के बाद एक रिएक्शन नहीं हो रहा है क्या? लगातार हो रहा है ना। पहले प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, इसके बाद एक तुम्हारा दूसरा कौन था? फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ? फाइब्रिन में। तो सिंपल सा आप लोग बताओ, एक के बाद एक प्रोसेस होने को बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? कैस्केड प्रोसेस होता है। और कह रहा है बेटा इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड ड्यू टू दिस इज एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। यहाँ पे अगर सिंगल कट किसी पर्सन के लग गया तो वहां पे लगातार क्या होगा? ब्लीडिंग होगी और आदमी की डेथ हो सकती है। अगले कह रहा है बेटा द हेटेरोजाइगस फीमेल। अब आप लोग एक बात और बताओ मुझे, यहाँ कह रहा है हेटेरोजाइगस फीमेल carrier for hemophilia may transmit the disease to son. The possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic. यहाँ पे आप लोग बताओ, अगर कैरियर की तरह वर्क करेगी फीमेल तो फीमेल के चांस कम है डिजीज होने की कंपेयर टू मेल्स के, ठीक है। अगले कह रहे हैं, अब यहाँ पे बताओ कि अगर कैरियर फीमेल है तो अपने बेटों को डिजीज नहीं कर सकती है? कर सकती है, क्योंकि भाई उसका जो वाला एलील जिसपे डिजीज है अगर वो बच्चे में जाएगा, बेटे में जाएगा तो बेटे को होगी, बेटी में जाएगा तो बेटी को होगी। समझ गए? दोनों कर सकती है। अगले कह रहा है बेटा ए लीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। अगले कह रहा है द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया। यहाँ पे एक महारानी थी, कौन सी? इसी डिजीज को बोलते हैं रॉयल डिजीज। चाहे आप लोग लिख लो, क्या बोलते हैं बेटा? रॉयल डिजीज। अब ये रॉयल का मतलब ऐसे नहीं बहुत धांसू डिजीज है या बहुत मस्त डिजीज है, ऐसा नहीं है। रॉयल का मतलब है कि ये रॉयल फैमिली से है, सही है। क्वीन विक्टोरिया एक महारानी थी। तो कह रहा है सो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक, सही है, एज सी वाज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। वो किसकी तरह काम कर रही थी? कैरियर की तरह, लगातार डिजीज को भेजने का काम दूसरे में कर रही थी। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे सिंपल सा ये बताया इन्होंने कि जो तुम्हारा डिसऑर्डर होता है कौन सा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा होता है? एक्स लिंक होता है, सेक्स लिंक होता है, मतलब एक्स लिंक होता है। आप लोग पता है यहाँ पे फीमेल की तरह काम करेगी बेटा, कैरियर की तरह। रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक बात ध्यान रखना, डिजीज का ट्रेड जरूर ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन नीट में आएगा। जैसे यहाँ पे कैसा कह रहा है? रिसेसिव, मतलब ये है कि एक जनरेशन को होगा दूसरे को नहीं होगा। समझ गए आप लोग? तो ये, और इसमें क्या होता है कि अगर सिंगल कट लग रहा है तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड रिलीज होता है और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉट
नहीं बनता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। आप लोगों को पता है बेटा, अगर मैं सिकल सेल एनीमिया की बात करूं, पहली बात तो यहां पे होता क्या है वो समझो, ठीक है? सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है ब्लड लॉस, जहां पे ब्लड की कमी जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? यहाँ पे कह रहा है सिकल सेल, सिकल का मतलब तो क्या होता है? हसिया। हसिया देखा है सब लोगों ने? देखा क्या है, सब लोगों ने काम भी किया होगा हसिया से, ठीक है? तो यहाँ पे जो तो किसी ने काम नहीं किया हसिया से, बताना जरा कौन मान लोग हैं यहाँ पे? तुम लोग मान लोगे? तो तुमने हंसी चलाई नहीं आज तक? देखा भी नहीं है? चलो ये नरेश से करते जाना, ये तुम्हें चलवा के दिखा देगा। गेहूं काटना, धान काटना, चारा काटना है, हाथ भी काटता है, हाथ भी काटता है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तक देखो बेटा, हमारी आरबीसी की शेप क्या होती है बताओ? बाई कॉनकेव। कैसे होती है? जब बाई कॉनकेव से उसकी शेप हो जाए कैसी? सिकल शेप, तो उसी को बोलते हैं सिकल सेल। अब आप लोग एक बार बताओ मुझे, सबसे पहले मुझे बताओ आरबीसी का काम क्या होता है? अगर बेसिकली काम की बात करूं तो होता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। ये तो होता है, यानी कि ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड में, और कौन करता है? आरबीसी। आपको पता होगा आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है ऑक्सीजन, बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 बाइंड होता है, आपको पता होगा बनता क्या है? कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। पता है हम लोग? जब बेटा आप लोग बताओ आरबीसी का शेप बेकार हो जाएगा, कैसा शेप हो जाएगा? सिकल शेप। और सिकल शेप हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ये एक एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन। किसका है? यहाँ पे क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका वो ये पूछा जाएगा। आप लोग ज्यादा कुछ याद मत रखो तुम, लेकिन क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे पहले होता क्या है बेटा, यहाँ पे देखो, इधर देखो, ये क्या है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। कैसा है बेटा? नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और ये क्या लिखा है? जीन। ये क्या है? जीन है। इसके पास आपको बताए ये क्या है? GAC। क्या है बेटा? GAC। और आपको पता होगा ये क्या है? DNA है। क्या है? यानी कि एक आपको बताया G के साथ C होगा, A के साथ T होगा, और G के साथ क्या होगा? C। सही है? DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। आपको बताया यहां से एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, और इससे DNA से बनता है mRNA। क्या बनता है? और mRNA आपको बताया यहाँ पे बना है GAG। मैंने कहा था, आप लोग बताओ, बोलो मत, mRNA में क्या है? कोडॉन। क्या है? और मैंने कहा था बेटा कि किसी भी कोडॉन के लिए कोई भी अमाइनो एसिड स्पेसिफिक होता है। क्या होता है भाई? अगर GAG आएगा तभी चैन में ग्लूटामिक एसिड लगेगा। ये बात समझ गए? इसका मतलब ये है कि GAG कोडॉन से ग्लूटामिक एसिड जो है अमाइनो एसिड, ये कोड होता है। समझ गए आप लोग? अब आप कहोगे सर ये चैन कैसे लगी बनी हुई है? यही तो प्रोटीन है। मैं आपको बार बार यही बता रहा था कि DNA का जैसा सीक्वेंस होगा वैसे ही अमाइनो एसिड की चैन बनेगी। यानी कि GAG आया तो ये लग गया। अब देखो, अब है सिकल सेल वाला। यहाँ पे देखो क्या हुआ बेटा, A की जगह यहाँ पे क्या आ गया? T। और अब T आ गया यहाँ पे A की जगह, और GC सेम है यहाँ पे क्या हो गया? म्यूटेशन। क्या हो गया? अब इसका जो कोडॉन बनेगा वो क्या बनेगा? GUG। क्या बनेगा? और GUG कोडॉन से जो कोड होता है वो क्या होता है? वैलिन। क्या होता है? वैलिन। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे देखो 6 पोजीशन पे क्या लगा? वैलिन। और जब आपसे ऐसा हो जाएगा, जब अमाइनो एसिड की चैन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग जाता है? वैलिन, तो वहां पे डिसऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब आप लोग बताओ, ये देखो यहाँ वैलिन लगा 6 पोजीशन पे, तो आप लोग बताओ कि चैन चेंज नहीं हो गई? और ये जब चैन चेंज हो गई तो ये यहाँ जो प्रोटीन आ रही बन रही होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज। अब आप लोग बताओ, खाली एक ही नाइट्रोजन बेस में म्यूटेशन हुआ और पूरा क्या हो गया? कोडॉन चेंज। देखो ये वाला कोडॉन क्या है? GAG, और वो वाला कौन सा है? GUG। अब ध्यान रखना, GAG होगा तो इसका मतलब कोडॉन, तो इसका मतलब ग्लूटामिक एसिड कोड होगा, और GUG है उसका मतलब क्या होगा? वैलिन। और अगर आप लोग बताओ बेटा, ये वैसा ही हिसाब होता है जैसे आपने देखा होगा 26 लेटर होते हैं और उनसे दुनिया के सारे नाम लिखे हुए हैं। भाई अगर लिखा हुआ है कार, CAR, और आप लोग क्या हटा दो? R हटा दो, तो कार बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना, कुछ और हो जाएगा। तो ऐसे में बोल सकता हूं कि
ऐसे ही यहाँ पे अगर अमाइनो एसिड की चेन से अगर आप लोग एक भी अमाइनो एसिड चेंज करोगे तो पूरा प्रोटीन क्या हो जाएगा, चेंज। और अमाइनो एसिड की चेन में सीक्वेंस को तय कौन करता है बेटा, कोडॉन। कौन करता है, कोडॉन। और कोडॉन अगर चेंज हुआ तो इसका मतलब ये है कि अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ध्यान रखना है सिकल सेल एनीमिया में कि जीएजी ध्यान रखो, तो कोडॉन ध्यान रखना, जीएजी की जगह क्या हो जाता है, जीओजी। ये भी हो सकता है, वो ध्यान रखना, कोडॉन भी, कि कोडॉन क्या चेंज होता है मानने का, सही है। जीएजी की जगह क्या हो गया, जीओजी। और ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वैलिन। कौन सी पोजीशन पे, 6th। बस ये पूछ सकते हैं आपसे सिकल सेल एनीमिया में। और जब ये हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं होगा। पढ़े इसके बारे में फिर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये नॉर्मल शेप का है और ये कैसे शेप का है, सिकल शेप का, सही है। बस ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लगा दो यहाँ पे, कोडॉन क्या चेंज हो रहा है और अमाइनो एसिड क्या चेंज हो रहा है, कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। अब देखो बेटा यहाँ पे कह रहा है दिस इज एन ऑटोसोमल, ये कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल का मतलब है कि ये बोथ मेल एंड फीमेल को इक्वल अमाउंट में होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगले कह रहा है लिंक रिसेसिव ट्रेट, ये कैसी ट्रेट है, रिसेसिव। मतलब ये भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये भी इसकी जनरेशन कर सकता है। अगले कह रहा है बेटा दैट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द जीन्स और हेटेरोजाइगस। यहाँ पे कह रहा है अगर दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है, कैसे हैं, हेटेरोजाइगस है, मतलब और दोनों में रिसेसिव एलील पे है, ठीक है, तो वो किसी तरह काम करेंगे, कैरियर की तरह। किस तरह काम करेंगे, कैरियर, क्योंकि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना। अगले देखो कह रहे थे डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, जिसमें तुम्हारा लिखा है HbA और HbS। HB का मतलब है हीमोग्लोबिन, ठीक है। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप वर होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HbS, HbS। और अगले कह रहा है सो द डिजीज फिनोटाइप हेटेरोजाइगस में क्या हो जाएगा, HbA, HbS। इंडिविजुअल appear apparently affected but they are carrier of the disease as there is 50% of probability of transmission of the mutant gene to the progeny। आप लोग बताओ बेटा, इधर सुनो आप लोग, अगर किसी को एक एलील पे है, किस पे है बेटा, एक, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मैं एक ले लूं HbA और एक ले लूं HbS, एक नॉर्मल है, एक तो क्या है, सिकल सेल है। आप लोग बताओ अगर इसके मैं एलील बनाऊंगा तो एक बन जाएगा HbA और एक बन जाएगा HbS, सही है। तो अब आप लोग देखो क्या यहां से भाई इस वाले से 50% प्रोजेनी बनेंगे और इस वाले से 50% बनेंगे, तो जो प्रोजेनी होंगे वो डिजीज वाले कितने होंगे, 50%, क्योंकि कंडीशन कौन सी है, हेटेरोजाइगस। कौन सी है, आप लोग वैसे समझो, अगर आपको वैसे कैपिटल T स्मॉल t, अगर कैपिटल T स्मॉल t, अब देखो कैपिटल T, सुनो हाँ, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि एक एलील, ठीक है, उसके 50% कैसे होंगे, डिजीज वाले होंगे, 50% नॉन डिजीज वाले। अगले देखो यहाँ से मैं समझो, तुम बता पाओगे हर बात में मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्लांट का पोर्शन पे लेके आ रहा है, ठीक है, इसलिए अब रहने दो। यहाँ पे देखो अगले कह रहा है दिस एक्टिविटी सिकल सेल ट्रेट द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या रहता है बेटा, वैलिन। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो से करो। ग्लूटामिक की जगह क्या रहता है, एट कौन सी पोजीशन पे, 6। और ये भी पूछ सकते हो of the beta globin chain of the hemoglobin molecule the substitution of amino acid in the globin protein resulted to the single base substitute। यहाँ पे single base substitute तो हुआ है, substitute क्यों बोल रहा है, substitute का मतलब होता है एक का जाना दूसरे का आ जाना। अगले कह रहा है at the 6th codon of the beta globin gene from GAG to G, एक ही जगह क्या जाता है, U। और कह रहा था mutant hemoglobin molecule undergo polymerization under low oxygen tension causing the change in the shape of the RBC from biconcave dish to elongate sickle cell like structure। तो यहाँ पे सिंपल सा ये कह रहा है कि जब म्यूटेशन होता है सिंगल नाइट्रोजनस बेस में, जहां कोडॉन था GAG, वहां क्या हो जाता है, GUG। जब GAG था तो वहां पे ग्लूटामिक एसिड कोड हो रहा था 6th पोजीशन पे, और जब GUG आ रहा था तो वहां पे क्या होता है, वैलिन। मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या रहता है, वैलिन। और जिससे जो RBC की शेप होती है वो कैसी जाती है, सिकल शेप, कैसे जाती है। और जब सिकल शेप हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आप लोग बताओ क्या ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन सही से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और उसमें आदमी क्या हो सकता है, डेथ। सही है, चलो
अगले देखो, अगले आता है हमारा फिनाइल ब्यूटेनेरिया। क्या आता है ये देखो, कैसा होता है और मैं कैसा बता रहा हूँ, बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है फिर बाद में। और अरे अरे ऐसे सेल का हो ये तो, अब तुम मेरे पूछोगे सर नर्व सेल का सेल शेप ऐसा क्यों होता है, वो तो वही उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। सुनो ये क्वेश्चन आ सकता है, सही बुझा है, सर इसे फ्लो करना है अकॉर्डिंग टू, हाँ फ्लो करना है, मैं बता दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर किसी चीज का कोई शेप जैसा होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर नीट में क्वेश्चन आए तो यही लगाना अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर कोई पूछे कि ए सुनो किसका शेप कैसा क्यों होता है, मैं कह रहा हूँ किसका, इसका नहीं कह रहा हूँ किसी का भी, तो होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अरे आरबीसी बाइगन तो इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में फ्लो होना होता है, लगातार जाना होता है, इसलिए होता है, बस ये मान लो और क्या है। लेकिन मैं तो ऐसे बोलूंगा अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बताओ ये नर्व सेल का शेप ऐसा क्यों होता है, तो आप कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू फंक्शन, क्योंकि नर्व का काम क्या होता है, इंपल्स ट्रांसमिशन करना, ऐसे बस, ठीक है। चलो ठीक है, अगली हमारी डिजीज कौन सी आती है बेटा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये क्या डिजीज समझते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। आपको पता है हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलेनीन। क्या होता है, फिनाइल एलेनीन। और एक एंजाइम भी होता है, इसका नाम होता है फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सीलेज। कौन सा होता है, फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सीलेज। ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनीन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। किसमें करता है, टायरोसिन में। और टायरोसिन आपको पता होगा बहुत सारे हार्मोन्स के लिए, यानी कि मैं बोल सकता हूं यह बहुत सारे फंक्शन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, सही है। जब फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं बनता है तो फिनाइल एलेनीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो फिनाइल एलेनीन कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, और जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पे क्या होती है, सॉरी पायरुविक एसिड नहीं पायरुवेट में, अरे वही तो बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका ब्रेन में एक्टिवेशन हो जाता है और फिर मेंटली रिटार्डेंस जैसी डिजीज हो जाती है। तो देखो पढ़ो इसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दिस इनवॉर्न एरर, इनवॉर्न का मतलब जन्म से लगता है, ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव। ये भी कैसा है बेटा, अभी तक सारे रिसेसिव है ना, ऑटोसोमल है, ठीक है ना, दो सेक्शन के स्टार्टिंग वाले। कह रहे थे अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम, एब्सेंट होता है वो एंजाइम जो कन्वर्ट कर रहा है अमीनो एसिड फिनाइल एलेनीन को, किसमें, टायरोसिन में, सही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलेनीन इज एक्युमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड में, और कह रहा है एंड अदर डेरिवेटिव्स। अब आपको समझ नहीं आएगी बात, इसके बारे में लिखो कुछ ऐसे, देखो यहाँ पर लिखना है आपको, उसके बारे में लिखना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो एक अब समझो सर, एक क्या है, ये क्या है, एक अमीनो एसिड है, क्या है, अब समझ लो बेटा, एक क्या है, अमीनो एसिड है, सही है। ये एक एंजाइम हमारी बॉडी में होता है, इसका नाम होता है फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सीलेज। कौन सा होता है बेटा, हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम होता है, ये कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनीन को किसमें, टायरोसिन में। किसमें कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में। जब ये एब्सेंट होगा ये एंजाइम, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये क्या होगा बेटा, एब्सेंट। ये एब्सेंट होगा तो बताओ फिनाइल एलेनीन टायरोसिन कन्वर्ट होगा क्या, नहीं होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर जब ये एब्सेंट होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में, और ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो यही क्या करता है, डिजीज। क्या करता है, डिजीज। तो ये क्या करेगा, डिसऑर्डर। ऐसे लिख लो आप लोग, ठीक है। वैसे किताब से लैंग्वेज समझ नहीं आएंगे आपको, लिख लो ऐसे। ये समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है, टायरोसिन, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, 25 भी लिखा है, देखो
बस ये डिसऑर्डर होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, समझ गए आपको, इसमें और कुछ नहीं। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहो बेटा सभी लोग, ठीक है। लिख लिया? लिख लिया बेटा? ये तो आप लोग ये समझ गए फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है। मैंने क्या बताया, ये अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, सही है। एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो कन्वर्ट किसमें करता है, टायरोसिन में। जब ये एंजाइम ऑक्साइड होता है तो फिनाइल एलेनिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में, और यही क्या करता है, डिसऑर्डर करता है, समझ गए, ठीक है। हटा दूं इसे, हटा दूं? अबे जी सर तो बोल दिया करो, हाँ ये सर बोल दिया करो तेजी से। चलो ठीक है, यहाँ देखो, तो यही तो कह रहा है ये कि कन्वर्ट हो जाता है, और कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। बच्चा कैसा हो जाता है, पागल, मेंटल। इसके बाद कह रहा है दीज आर आल्सो एस्केप थ्रू यूरिन बिकॉज़ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी, सही है, किडनी भी इफेक्ट होगी। तो आप लोग ये समझ गए फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगले हम लोग बात करते हैं किसकी, थैलेसीमिया। यहाँ ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, थैलेसीमिया से। यहाँ पे देखो, पढ़े से ये पढ़ने के बाद फिर हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बचेगा, चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कह रहे दिस इज आल्सो, ये भी कैसा है, ऑटोसोमल है, कैसा है बेटा, और कैसा है, रिसेसिव, कैसा है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। कह रहे linked recessive blood disease transmit from parent to the offspring when both the parents are unaffected carrier for the gene। अब ये बात अब बार बार नहीं बोलूंगा मैं, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैरी की तरह, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है और रिसेसिव है, उसका मतलब हर जनरेशन को होगा। अगर बहुत सॉरी नहीं होगा, इसकी जनरेशन हो जाएगी, ठीक है। अगले देखो कह रहे थे डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा, यानी कि म्यूटेशन होगा तो अल्फा और बीटा चेन नहीं बनेगी, इसका मतलब हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगी, कमी। अगले कह रहा था दैट मेकअप हीमोग्लोबिन, जो क्या बनाते हैं आपको पता है, अल्फा चेन और बीटा चेन से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। अगर ये नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। अगले कह रहा है दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इनटू, अब आपको पता है एनीमिया का मतलब होता है कमी, ब्लड की कमी। अगले कह रहा है व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू व्हिच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। कह रहा है अल्फा थैलेसीमिया, कौन सा बेटा, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड बाय द बीटा थैलेसीमिया, और कह रहा है बेटा प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, मतलब कह रहा है अल्फा थैलेसीमिया होगा तो अल्फा चेन अफेक्ट होगी और बीटा थैलेसीमिया तो बीटा चेन। अगले कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, कह रहा है अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन, एक कौन सा होगा, HB फर्स्ट और HB सेकंड। कह रहा है ऑन क्रोमोसोम 16, ये क्वेश्चन बेटा नीट में आ सकता है, स्टार नो यहाँ पे, सही है, 16 क्रोमोसोम पे होता है ऐसा। और कह रहा है observed due to mutation or deletion of one or more of the 4 gene, और कह रहा है the more gene affected the less alpha globin molecule produced while beta thalassemia control किससे होती है, क्रोमोसोम 11 पे जो होता है और उसका नाम होता है HBB जीन। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नीट में 100% आ सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा क्रोमोसोम नंबर कि कौन से क्रोमोसोम नंबर पे कौन सा थैलेसीमिया होता है, तो अल्फा किस पे होता है, बीटा किस पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है 16 पे, दूसरा किस में होता है 11 नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% लग रहा है नीट में क्वेश्चन आएगा। अगले देखो कह रहा है ईच पेरेंट्स एंड अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ जीन, थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया।
वो अलग है, ये अलग है। कह रहा है फॉर्मल इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिंग टू few globin molecule while the latter is a qualitative problem of synthesizing in incorrectly functioning of globin। देखो सिकल सेल एनीमिया क्या है, वहां बेटा हीमोग्लोबिन कम थोड़ा ना हुआ है, वहां तो सेल ही बेकार हो गया है, और यहाँ पे क्या हुआ है, हीमोग्लोबिन कमी हुई। ठीक है, यहाँ सेल तुम्हारा क्या है, सही है। तो दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन हाँ दोनों का लगभग लगभग जो फंक्शन होगा वो इफेक्ट सेम होगा। ये अगर हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तब भी आपका ऑक्सीजन CO2 बाइंड नहीं हो पाएगा, और आरबीसी अगर सही से आरबीसी का शेप चेंज हो जाएगा तब भी ऑक्सीजन CO2 ट्रांसपोर्ट सही से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम ध्यान रखना है, अल्फा 16 और बीटा 11। सही है। चलो अब हम लोग अगले पढ़ेंगे बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आप लोग एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो जो अभी तक पढ़ा है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, करो रिवाइज। लक्ष्य बताना नहीं पुष्पराज चुपता नहीं आ जाता तो क्या है, कहीं पानी गिर गए चलो बेटा हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, क्लियर हुआ ये सब? ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब ये अब बोलो मत। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होता है जब क्रोमोसोम नंबर, जैसे आपको पता है कि हमारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, सही है? कितने होते हैं? 23। क्या कर रहा है?
तो बिस्किट की थैली उसके पीछे वो कर देगा ऐसे। चलो बातें कर लो एक मिनट, अभी पानी पी। इतने बड़े कर रहे हैं, कई बातें कर लो तो बातें करने लगे। चलो आगे उधर हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? अब देखो एक बार बताओ मुझे, आप लोग ये सोच सकते हो कि जब एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस में म्यूटेशन हो रहा है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कभी सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, कभी फेनिलकेटोनुरिया हो रहा है, सही है, कभी क्या हो रहा है, थैलेसीमिया हो रहा है। ये सारे डिसऑर्डर कितने खतरनाक हैं। सोचो अगर एक क्रोमोसोम पूरा कम हो जाए तो कितने सारे जीन्स अफेक्टेड होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन होते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूँ साइज सबसे जो स्मॉलेस्ट होता है, जो सबसे कम जीन होते हैं वो होता है 22। क्रोमोसोम नंबर कौन सा होता है? 22। इसमें कितने होते हैं? 231, हाँ 231 जीन होते हैं। अब सोचो अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, 231 जीन कम हो गए, और 231 जीन सोचो कितने फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में, वो सारे फंक्शन नहीं होंगे। इसीलिए इसको नाम दिया है हमने सिंड्रोम। क्या दिया बेटा? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज एक नहीं होगी, कई सारी डिजीज होंगी। आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे सिंड्रोम का मतलब जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। अच्छा एक सिंड्रोम हमने एक और बोला था, कहां बोला था बताओ? एड्स। एड्स को भी बोलते हैं सिंड्रोम, क्योंकि वहां पे भी ग्रुप ऑफ डिजीज होती है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ डिजीज, ये समझ गए आप लोग? इसे क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। अब आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे हम लोग 3 सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन सा है बेटा? टर्नर। एक कौन सा है? क्लाइनफेल्टर। और एक कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। 3 के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको तीनों का सिंपल तरीका बता दूंगा, जिसमें आपको कभी एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़े आराम से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। पहले हम थोड़ी कथा कहानी पढ़ लें, इसके बाद समझते हैं, ठीक है? मेन पॉइंट बात है। आप लोग जो ये फालतू का लिखा होता है, ए सुनो, ये फालतू का लिखा होता है, इसे ज्यादा इग्नोर किया करो। लेकिन हाँ इसमें है इंपॉर्टेंट, चैप्टर के स्टार्टिंग में होता है, वो बिल्कुल कथा कहानी होती है, खाली मेन टॉपिक पे आया करो, वो आपके मजबूत होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज, बेटा बोलो मत कोई भी, ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। जब कोई क्रोमोसोम बढ़ जाए या क्या हो जाए, कम हो जाए, उससे हमें क्या होते हैं, किसका है देखो क्रोमोसोम क्या होता है, सुनो ना, तो क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाते हैं। क्या रहते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ देखो कह रहा है फेलियर और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कब होता होगा? सेल डिवीजन के टाइम होता होगा। कह रहा है रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम, इसे बोलते हैं कॉल्ड एन्यूप्लाटी। क्या बोलते हैं बेटा? कह रहा है फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में कह रहा है रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम 21 पे क्या रहता है? एक्स्ट्रा कॉपी, सही है, यानी कि वहां हो जाती है ट्राइसोमी। अगले कह रहे हैं सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम होता है जो, सही है, टर्नर सिंड्रोम ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। और अगले कह रहा है बेटा ए इन ह्यूमन फीमेल, और ये कब किसमें होता है? फीमेल में। किसमें होता है? फीमेल में। अब मैं एक बात बताऊंगा आपको बहुत अच्छी, यहाँ पे देखो अगले टर्नर हो रहा है फीमेल, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम in an organism this phenomena is known as polyploidy। poly का मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है। और कह रहा है this condition is seen in plants। ये किस में मिलती है? प्लांट्स में। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल कितने होते हैं बेटा? 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं। अब आप लोग सुनो, पेयर में जब क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं बाइसोमी। क्या बोलते हैं? चाहे आप लोग साइड से लिख लो ऐसे करके। यहाँ देखो बेटा, इधर देखो, कोई बात नहीं है, अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो अगर पेयर में है, किसमें? पेयर में है, जैसे 2 4 6 ऐसे हैं पेयर में, तो लग जाएगा ना 2 2, ये पेयर में है ना, मैं लिख दे रहा हूँ पेयर, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइसोमी। क्या बोलते हैं? जब
जब क्या होता है -1 हो जाए, मतलब एक कम हो जाए, सही है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसोमी, उस कंडीशन को, ठीक है। और जब +1 हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, ट्राइसोमी। ये समझ गए हम लोग। तो ये क्या है, बाइसोमी। ये क्या है, जब -1 हो जाए तो क्या बोलेंगे, मोनोसोमी। और जब +1 हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, ट्राइसोमी। चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है, लिखो। अरे ये भी काम इम्पोर्टेंट है, फोन आ जाता है, क्या करेगा बेचारे। क्या चॉकलेट है, बिस्किट है, लाओ, इतना प्यार से तेरा बच्चा खा लेता हूँ। एक ही दिन तो, ठीक है, एक ही दिन। यही पैकेट दे रहा है वो, पैकेट भी नहीं दे रहा है। देख लिया। अब आप लोग एक बात सुनो, ये मत देखो, इधर आ जाओ पहले, इधर देखो। ए तुम लोग हंसते हो। हम लोग 3 सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, 3। पहला है डाउन, बेटा बोल मत। पहला कौन सा है, मैं आपको यही बता दे रहा हूं, आपको बिल्कुल भी वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला है डाउन सिंड्रोम। दूसरा कौन सा है बेटा, क्लाइनफिल्टर। बोल कौन भाई, यहाँ आवाज आ रही है मुझे। और तीसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। देखो पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला होता है डाउन सिंड्रोम, ये होता है ऑटोसोमल। कैसा होता है बेटा, ये होता है ऑटोसोमल। ऑटोसोमल होगा, इसका मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों को होगा। चाहे आप लोग लिख लो यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल, या ऐसे रहने दो, अभी देखो मत, मैं पहले समझा दूं फिर लिखना आराम से, ठीक है। ये होता है बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है। क्लाइनफिल्टर होता है, वो होता है ओनली मेल। कैसे होता है बेटा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और ये वाला होता है, वो होता है ओनली फीमेल। अब यहाँ पे देखो आप लोग समझो, यहाँ पे होती है जो डाउन सिंड्रोम में, यहाँ होती है 21वें क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी। क्या होती है, ट्राइसोमी। मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम नंबर जो 21 होगा उसकी एक और कॉपी बन जाएगी। समझ गए आप लोग। अब आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे ऐसा होगा तो मैं लिख दूं 21वें क्रोमोसोम क्या होती है, तो मैं एक लाइन में लिखूंगी बात। देखो कैसे, इधर देखो, 44 + 1 ये तो होंगे, यानी कि 45। 44 + 1, अब मैं यहाँ लिख रहा हूं XX या फिर XY। अगर मैं वैसे लिखूं तो लिख सकता हूं, यहाँ पे हो जाएंगे 45 + XX या फिर, बस ये वाली बात याद रखना डाउन सिंड्रोम में। समझ गए आप लोग। यहाँ पे क्रोमोसोम कौन से बढ़ेंगे, ऑटोसोम। ऑटोसोम तो बढ़ेगा, XX होगा तो फीमेल और XY होगा तो मेल। समझ गए बात। इधर आ जाओ, पहले सुन लो फिर बाद में लिख करना। क्लाइनफिल्टर जो होता है, क्लाइनफिल्टर सही है, उसमें क्या होती है, ट्राइसोमी। यहाँ भी क्या होती है, ट्राइसोमी। कौन से क्रोमोसोम की, X क्रोमोसोम की। किसकी होती है, X। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या होती है बेटा, ट्राइसोमी। पहले समझ लो बेटा, देखो मत अभी लिखा हुआ सब किताब में। यहाँ देखो ट्राइसोमी होती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पहले बताओ 44 होंगे, वो तो सही होंगे ना। यहाँ हो जाता है 44 + XXY, यानी कि एक X बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कितने जाएंगे बताओ, कितने जाएंगे, 45 47। ये बात समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक X बढ़ गया, ये ध्यान रखना है आपको, सही है। और यहाँ जो होता है टर्नर सिंड्रोम में, यहाँ होता है बेटा मोनोसोमी।
क्या होती है? मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको पता है 44 तो पहले से होंगे और साथ में x 0, मतलब एक x कम हो गया, तो यहाँ पे जो टोटल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 45 क्रोमोसोम। अब एक बात और समझो यहाँ से, एक बात और बहुत अच्छी बताएं आपको, यहाँ जो सिंड्रोम होते हैं बच्चे पता है क्या पढ़ते हैं कि मेल में फीमेल कैरेक्टर आते हैं, फीमेल में ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसा इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? देखो यहाँ पे एक एक्स बढ़ रहा है ना, तो मेल में किसके कैरेक्टर आ जाते हैं? फीमेल के। लेकिन फीमेल में मेल कैरेक्टर नहीं आते हैं, फीमेल में फीमेलियन कैरेक्टर कम हो जाते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ एक एक्स कम हुआ है ना, यहाँ सुनना भाई आया है तो मेल कैरेक्टर आ जाएंगे, फीमेल में फीमेलियन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कम। मतलब फीमेल नहीं रहेगी, मतलब उसकी तरह नहीं रहेगी, सही है, उसकी तरह बात नहीं करेगी। हाँ, लेकिन मेल के नहीं आएंगे, कैरेक्टर कम हो जाएंगे ना। हाँ, तो भाई तो कह रहा हूँ फीमेल कैरेक्टर। लेकिन बच्चे इसको ये समझते हैं कि फीमेल में मेल कैरेक्टर आते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, फीमेल के फीमेल नहीं कम है, लेकिन मेल में किसके कैरेक्टर आते हैं? फीमेल के। समझ गए? तो आप लोग एक बार ऐसे ले लो पूरा, सही है, क्लियर हो जाएगा। देखो ये लिख दिया भाई। चैप्टर क्या होता है बेटा? खत्म होता है, ठीक है। इसके आप लोग क्वेश्चन लगाने हैं आज, सही है, ज्यादा से ज्यादा जितने लगा सको, और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा लगा बेटा ये लिख दिया वो आया भी नहीं। जैसे आईटीआई वाला नौकरी वाला डाल दे नहीं आईआईटी वाला। अच्छा उसका नहीं आया, नहीं आएगा, वैसे हम कल बुलाएंगे। वो देखना सर मेरे पास क्या भेजा उसने। क्या भेजा? हमारे पास तो कुछ और ही भेज दिया है। वो पता नहीं कैसा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये लिख लिया आप लोगों ने बेटा? सब लिख लिया? तो इसे पढ़ें। दिखा
ठीक है। क्या अब तो मुझे लग रहा है किताब जो क्वेश्चन बुक होगी सबके पास होगी ना। अभी कोई महान ऐसा तो नहीं बैठा है कि इसके पास क्वेश्चन बुक ना हो। ऐसे कुछ महान व्यक्ति होते हैं ना, सबके पास है। अब तो होगी सबके पास, तो सही है। बेटा क्योंकि क्वेश्चन बुक तो आपको होनी चाहिए ना। आप लोग क्वेश्चन कैसे करते हो फिर? ऐसी माइंड से कर लेते हो। चलो कोई बात नहीं, ये समझ गए हम लोग। तो यहाँ मैंने क्या देखा, आप लोगों को पहले मैंने क्या बताया कि क्या पता होना चाहिए। या देखो बेटा सब बातें मत करो, पहले आपको पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, टर्नर होता किसे किसे है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम दोनों को होता है, क्लाइनफेल्टर ओनली मेल को और टर्नर ओनली फीमेल को। दूसरी बात आपको पता हो कि आप लोग को समझ सकते हो जब ये ओनली मेल को हो रहा है, ओनली फीमेल को हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सेक्स लिंक होगा। और वो कैसा होगा? ऑटोसोमल होगा। कहाँ पे ट्राइसोमी हो रही है, कहाँ पे मोनोसोमी। आप कैसे ध्यान रखोगे? आप लोग ध्यान रखना, मेल में कैरेक्टर आते हैं फीमेल के, लेकिन फीमेल में मेल कैरेक्टर नहीं आते हैं। तो हमेशा समझदार हो, एक एक्स कमी हुआ होगा फीमेल में, इसका मतलब क्या हुआ होगा? मोनोसोमी। क्योंकि मैं आपको बताऊं मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं नीट पेपर देते हैं तो एकदम से हमें ऑप्शन टिक करना होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 3 सिंड्रोम होते हैं, लेकिन हुआ क्या था किसमें क्या। तो वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग बस एक बात ध्यान रखना, डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों को, क्लाइनफेल्टर ओनली मेल, और ये दूसरा कौन सा, तीसरा टर्नर सिंड्रोम ओनली फीमेल। अगर आपको इतना पता है खाली कौन सा दोनों का, कौन सा मेल कौन सा फीमेल, एक बात और ध्यान रखना बस कि मेल में कौन किसके कैरेक्टर आएंगे, फीमेल के, तो 100% एक एक्स बड़ा होगा। समझदार हो इतने, क्योंकि 2 एक्स होंगे। और जब फीमेल में फीमेल कैरेक्टर कम होंगे तो हमेशा एक एक्स कम होगा। समझ गए आप लोग? बस अगर 3 बातें याद है बस हो गया। चलो किताब पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे सेल के पास? 46 होते हैं, 23 पेयर। आउट ऑफ दिस 22 पेयर आर ऑटोसोम होते हैं। 1000 बार हो चुका हूं, क्या बताऊं मैं तो इसे। कह रहा है 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम। मैं कुछ बातें तो बायोलॉजी में पता नहीं 1000 बार तो बता चुका हूं कि बार बार बच्चों को अगर अब भी नहीं क्लियर हुई तो फिर कब होंगी। अगले देखो कह रहा है समटाइम really either an additional copy of chromosome may be included in an individual or an, ये देखो बच्चा है, कह रहा है individual may lack one of any one pair of chromosomes. These situation are known as trisomy और monosomy. जब क्रोमोसोम एक कम होता है तो क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। और जब एक बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। और जब पेयर में होते हैं तो क्या बोलते हैं? बाइसोमी। अगले कह रहे हैं of a chromosome respectively, such a situation leads to a very serious consequence in the individual. Down syndrome, Turner और Klinefelter syndrome are common example of chromosomal disorder. ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा तुम्हें दिख रहा है, ये लगभग किसका एग्जाम्पल है बेटा? डाउन सिंड्रोम का। किसका है? डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है जब 21वें क्रोमोसोम पे एडिशन कॉपी होती है तो जो बच्चे का शकल होता है, क्या होता है? बच्चे का शकल होता है वो थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है। अलग टाइप का मतलब है आंखें बाहर आ जाएंगी, सही है, चेहरे पे झुर्रियां टाइप की होंगी, सही है, टंग बहुत लंबी होगी, बाहर निकाल लेगा वो, ठीक है, अजीब टाइप का होगा। उसे इसे बोलते हैं मंगोलियन की तरह। कैसा बोलते हैं? आओ ध्यान आता है, मेरा एक दोस्त था तो हम लोग उससे मंगोलियन कहते थे। वो ऐसा नहीं था, थोड़ा सा था वैसी टाइप का, तो उससे कहते थे मंगोलियन। तो ध्यान आता है मुझे जब पढ़ाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कौन सिंड्रोम बेटा? नहीं, डाउन सिंड्रोम। कौन सा है? तो देखो यहाँ पे कह रहा था कॉज ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21। और क्या हो रहा है यहाँ पे? ट्राइसोमी, मतलब बढ़ रहा है, यानी 46 से कितने रहेंगे? 47। अगले कह रहा है बेटा दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन। डाउन ने सबसे पहले किया था, उन्होंने अपने नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। साइंटिस्ट भी अजीब है, नाम पे अपने रखेंगे। वो तो देखो इंडिया के साइंटिस्ट नहीं है, वरना क्या रखते? जैसे राकेश, किसी का नाम राकेश सिंड्रोम, पता नहीं भाई, और क्या रखते? उन्होंने अपना नाम पे कितना, तब भी सही लग रहा है डाउन सिंड्रोम है। विदेशी है तो अच्छा लग रहा है, इंडिया को होते तो पता नहीं अजीब लगता होगा। ये लिखा नहीं है डाउन, लैंगडन डाउन, नाम भी बहुत अजीब है। ऐसे नाम
अब जो हमारे इंडिया में लोग ऐसे नाम रखने चाहिए विदेशी टाइप के, जैसे ये नाम जो कितना अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगले तो कह रहा था हाइट इंडिविजुअल इज शॉर्ट है। अब पढ़ लो बेटा, अब पढ़ लो। कह रहा है शॉर्ट स्टैंडर्ड विद स्मॉल राउंड हेड। हेड कैसा होगा? वैसा होगा चैप्टर टाइप का विजय, ठीक है, अलग टाइप का। अगले कह रहा है ए फरोड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ होगा। माउथ कैसा रहेगा? ज्यादा ओपन होगा, ठीक है, हम लोग कम होता है। अगले कह रहा है palm is broad with characteristic palm crease physical yes कह रहा है साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। बच्चा कैसा होगा? लगा लगा पागल टाइप का होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे डिसऑर्डर को बोलते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम। सही है। उसमें क्या होता है, सर जैसे आपका बहुत चौड़ा टाइप का होगा, माथा बहुत छोटा होगा, आंखें बाहर निकली हुई होंगी, माउथ ओपन होगा, टंग अलग टाइप की होगी, ठीक है, और पूरे चेहरे पे झुर्रियां टाइप की होंगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। समझ गए हम लोग? ठीक है। अगले बेटा क्या आता है? गिलाइन-फिंटर सिंड्रोम। क्या आता है? यहाँ मैंने कहा था किसको होता है? मेल को होता है, और यहाँ पे एक मेल के अंदर एक एक्स बढ़ जाता है। सही है। अब एक एक्स बढ़ जाएगा तो उसका जो कैरेक्टर होंगे वो किसी तरह होंगे? फीमेल की तरह। आपने ऐसे देखे होंगे बहुत मेल होते हैं जो पता नहीं है, आवाज होती है बहुत महंगी उनकी, और चलाई छोड़ो वो बातें भी वैसी करते हैं, पता नहीं बहुत टाइप की, जैसे पता है तो देखो यहाँ पे क्या है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर है, बोलो मत, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स। क्या होता है बेटा? एक एक्स बढ़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू अ कैरोटाइप ऑफ 47 कॉमा, यहाँ लिखा है XXY, मतलब यहाँ कह रहा है कि 44 प्लस XXY, ऐसे नाम रखो, ठीक है। तो एक एक्स बढ़ जाएगा, यानी 46 होना चाहिए, कितने आते हैं? 47। अगले कह रहे हैं सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट। मस्कुलाइन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? चेस्ट रीजन का थोड़ा डेवलपमेंट जाता है। अगले कह रहा है हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वगैरह, ये सब गायनोकोमेस्टिया कंडीशन बोलते हैं उसको। और कह रहा है इज आल्सो एक्सप्रेस सच इंडिविजुअल एज आर स्ट्राइल। ये कैसे होते हैं? स्ट्राइल। ये बच्चे को पैदा करने में असमर्थ होते हैं, मतलब स्पर्म काउंट इनका क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लो, अगर स्टाइल ना बताओ, बांझपन बोलते हैं इसको, लिखो बांझपन। कैसे करेगा? सही है, लिख लो। ऐसे लोग बोलते नहीं, मीठे है, मीठा बोलते हैं। एक हर अरे ऐसे केस होते हैं, जैसे मेरे गांव में एक लड़का है, लड़का, अब सिंड्रोम नहीं है उसे नॉर्मली, लेकिन वो एक्टिविटी वैसी करता है जैसे बोलता है ना, तो ऐसे बोलता है जैसे लगता है कि ये बोल नहीं रहा है, इसके मुंह से मतलब पता नहीं कितनी शोर आवाज निकल रही है, ऐसे करती जैसे लड़कियां बोलती हैं ऐसे। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, पहले सही है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी आवाज में वो है, जैसे होता नहीं, कहते हैं कि अलग टाइप से बुलाते हैं देखो, सही है। तो ये अब महन आवाज है उसकी, बहुत ज्यादा महन है। तो महन का मतलब है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर एंड्रोजन सीक्रेशन कम होता हो सकता है। अगले देखो टर्नर सिंड्रोम, ऐसे लोगों में पता है हार्मोन सीक्रेशन कम होता है थोड़ा सा कंपेयर टू और लोगों के। आप लोग बताओ, अगर किसी के अंदर प्यूबर्टी आती है या मेल कैरेक्टर आते हैं तो कौन लेके आता है? हार्मोन्स। और हार्मोन सीक्रेशन होगा तभी तो ऐसा होगा, अगर कम होगा तो का नहीं होगा। या ऐसा होता है कि सिंड्रोम ना हो से, मैंने बताया था वो, सुन लो, हमारी जो ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, बताया था मैंने, उसमें आपको पता है सेक्स कॉर्टिकॉइड का सीक्रेशन करती है, वहां दोनों करती है, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। कभी कभी ऐसा होता है कि मेल में एस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल में एंड्रोजन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो आप देखोगे कभी फीमेल देखी होंगी, वो इस वाले सिंड्रोम में नहीं होता है, फीमेल की इमोशन चल जाती है, क्योंकि मुझे आ जाती है, या फिर आवाज उनकी ऐसी होती है जैसे मेल की है, अगर फोन में बात करोगे तो लगेगा मेल बोल रहा है, ऐसा होता है कभी कभी, देखा होगा आपने कल ऐसा। तो उसका मतलब भी यही होता है, क्या होता है? ये नहीं होता है, वो वही वाला होता है, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन का कम या ज्यादा हो जाना, ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड। क्लियर? वहां सिंड्रोम मत समझना, सिंड्रोम का मतलब पूरी तरीके से चेंज होना होता है। यहाँ देखो अगले आता है टर्नर सिंड्रोम, कौन सा आता है? सच, अब ये फीमेल में होता है, सच आर डिसऑर्डर इज कॉज्ड
ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, जिसमें क्या होता है एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। और अगले कह रहे हैं दैट इज कितने रहते हैं 45, यानी कि यहाँ एक्स वो नहीं लिखा है, एक्स 0 लिखा है, एक एक्स क्या हो गया कम। अब आप लोग बताओ यहाँ क्या फीमेल में मेल कैरेक्टर आएंगे? नहीं, फीमेल में फीमेल कैरेक्टर कम हो जाएंगे, मतलब फीमेल जिन कैरेक्टर की वजह से फीमेल लगती है वो कैरेक्टर क्या होंगे कम होंगे। तो क्या क्या होंगे देख लो, कह रहे हैं ऐसी फीमेल कैसी होंगी बेटा, स्ट्राइल होंगी, एज ओवरी आर रूडिमेंट्री बिसाइड अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं जैसे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट ना होना, आवाज का भारी होना, ये सब चीजें होंगी, वो मैं बोल सकता हूँ वो सब इस कंडीशन होती है किसमें, टर्नर सिंड्रोम में। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना, इसके बाद ओवरी का सही से डेवलपमेंट ना होना, फॉलिकल का डेवलपमेंट ना होना, वो सब चीजें आती हैं जो यहाँ पे लगभग किसमें होती हैं, टर्नर सिंड्रोम में। तो ये चैप्टर तुम्हारा हो गया। बकाया किसी बच्चे को कोई दिक्कत है चैप्टर में बताओ, अभी भी कुछ और बताओ, वरना हम नए चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मुझे लग रहा है चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा, अगर आप लोगों ने डेली पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है तो, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात पहले, अब बोलूंगा बेटा ये सुन लो, मुझे इसके बाद करवाना कौन सा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि वो जेनेटिक्स का चैप्टर है। लेकिन वो ना करके हम लोग अभी पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब एक बात और सुनो, उसका एक रीजन और है, मैं वैसे करवाता मॉलिक्यूलर ही, लेकिन अगर ये होता वो चैप्टर बाद में होता, लेकिन वो चैप्टर पहले है, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग से बिल्कुल हो जाएगा, जैसे आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा अगर मॉलिक्यूलर करेंगे तो, ठीक है। इसलिए मैं करवा रहा हूँ, वरना मैं मॉलिक्यूलर ही करवाता। तो अगर जब हम मॉलिक्यूलर तो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका एंडेक्स का, तो मैं पूरा चैप्टर द्वारा एक बार रिपीट करूंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा, फिर हम लोग उसी फ्लो में आएंगे एंडेक्स वाले, ठीक है। वो तो बाद में है, मतलब एक सीक्वेंस बन जाएगा फिर, जैसे तुम्हारा वो हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, सुनो तो एक सीक्वेंस बन जाएगा, फिर लगातार हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे, फिर वो छूट जाएगा। मैं तो बता रहा हूँ, नहीं टेस्ट का वो नहीं बन पाएगा, अगर ऊपर से टेस्ट आया तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी, तो इस चक्कर से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर, तो पूरा उस दिन पहली फिल्म लेके आऊंगा, जैसे अभी हैं हम लोग, ठीक है, जेनेटिक्स वाले, तो आप लोग मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगा पूरा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो निकालो जल्दी से चैप्टर। क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है वही बचा है आपका 12 का, और उससे पहले वाला तो कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, तो ये वाला पढ़ते हैं। चलो अब प्लांट वाले पोर्शन पे आते हैं। क्या हो रहा है? इस यूनिट का नाम वैसे है, अब थोड़ा भूल जाओ जेनेटिक्स थोड़ी देर के लिए 15 मिनट अगर मैं कल पढ़ाता तो वैसे ही फिल्म आते इसी का चैप्टर के, लेकिन अब थोड़ा जेनेटिक्स को अब ऐसा नहीं करते भूल जाओ, सफा कर दो बिल्कुल माइंड से, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन हम लोग जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको एक बार रिवाइज करेंगे, इसको नहीं उस वाले को भी करवाया जो, और इसको मैं करवा दूं, इसके बाद तुम्हारा रिप्रोडक्शन यूनिट खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ चुके हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोबारा पढ़ना है क्या आप लोगों को? दोबारा नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। मैं बोलोगे दोबारा पढ़ना है, चलो देखो। तो हम लोग अब आते हैं कौन से यूनिट पे? रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप लोग सब लोग रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत चीज जानते हो,
बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, प्लांट्स का। क्या आप लोग अगर आप लोग पढ़ते हो, आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बॉटनी पढ़ रहे हो, हम लोग पता है कि प्लांट क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या अगर जो नॉन बायोलॉजी वाला होगा वो ये बात मानने को तैयार हो जाएगा क्या कि प्लांट भी हम लोगों की तरह रिप्रोडक्शन करते हैं? कभी नहीं मानेगा। वही आप लोग बताओ, फ्लावर का यूज हम क्यों करते हैं? फ्लावर का यूज क्या होता है? अब ये मत कहना कि देने के लिए, ये नहीं। फ्लावर का यूज होता है बेटा प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किसी होता है? मैं ऐसे बोलूंगा, अगर किसी प्लांट में फ्लावर है तो उसका मतलब यह है कि वो प्लांट क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और एक प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो क्या होता है, फ्लावर। जैसे हम लोगों में मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ऐसे ही प्लांट के पास क्या होता है, फ्लावर। और आपको पता होगा फ्लावर दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। यानी कि क्या क्या है प्लांट के पास, कैसे करके प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल। अच्छा देखो, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। आप लोग पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि सिंगल पेरेंट से, सही है, जहां मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन ना हो, सिंगल पेरेंट से अगर प्रोजेनी बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जहां मेल गैमीट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमीट बने और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल गैमीट बने और उनका क्या हो, फ्यूजन हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको यही बताया था कि जो एक बात और ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा होता है यूनिपेरेंटल। कैसे होता है? लेकिन जो सेक्सुअल होता है वो यूनिपेरेंटल भी होता है और बाई पेरेंटल भी होता है। अब आप तो सोचोगे कैसे, तो आप लोग पता है बेटा कई सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही एनिमल के पास दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। आप लोग बताओगे ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। आपने एनिमल किंगडम में देखा होगा, ठीक है। तो आप लोग पता है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो और वो दोनों ऑर्गन क्या बनाए, गैमीट बनाए, क्या बनाए, और उनका क्या हो, फ्यूजन हो, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल। इस चैप्टर का नाम ही है बेटा, क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहां गया, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग ये समझेंगे, देखो प्लांट्स में दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। अच्छा एक बात और है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो प्लांट्स हुआ चाहे वो एनिमल। इसका सबसे मेन रीजन होता है एवोल्यूशन, यानी कि या हम बोल सकते हैं वेरिएशन। जो वेरिएशन आते हैं वो हमेशा किससे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पे सिंगल पेरेंट से ही नया प्लांट बनता है, तो वहां वेरिएशन कैसे आएंगे। सेक्सुअल का मतलब होता है एक प्लांट होगा मेल और एक प्लांट होगा फीमेल। मेल प्लांट जो होगा वो मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल प्लांट होगा फीमेल गैमीट बनाएगा, उनका फर्टिलाइजेशन होगा और उसके फ्यूजन से जो नया प्लांट बनेगा उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे आपको पता है वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ये बात क्लियर है। दूसरा, आप लोगों ने बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने रिप्रोडक्शन कई बार पढ़ा होगा, इनका ही कई बार पढ़ा है, प्लांट्स का ही। आप लोगों को ये सब थोड़ा बहुत पता होगा। जैसे मेल अगर हम बात करें मेल प्लांट के पास, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं बेटा? अगर आप फीमेल की बात करें तो क्या होता है, गायनोसियम। एंड्रोसियम की सिंगल यूनिट को बोलते हैं स्टेमेन और गायनोसियम की सिंगल यूनिट को बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। पता है हम लोगों को कितना? इसके बाद मैंने कहा था जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं उनका भी एक अपना काम होता है। जैसे कोरोला की बात करें, आप सबको पता है कोरोला की सिंगल यूनिट क्या बोलते हैं, बोलो, पेटल। और कैलिक्स की सिंगल यूनिट क्या बोलते हैं, सेपल। ये भी हेल्प करते हैं कैसे, एक्सेसरी ऑर्गन की तरह, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग समझेंगे कि प्लांट के अंदर कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे होता है उनके गैमीट का ट्रांसफर, कैसे करके नया प्लांट बनता है और नया सीड कैसे बनता है, सीड के अंदर क्या क्या होता है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ गए आप लोग क्या पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं आज। पहला है फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इवेंट से पहले क्या होता है, इसके बाद पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। आपको पता है प्लांट के पास एक यूनिक फीचर होता है जो कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। बकाया सबके पास कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, सिंगल। एनिमल के पास कौन सा होता है, सिंगल, एक ही बार तो होता है, लेकिन प्लांट में होता है दो टाइप, मतलब दो जगह, इसीलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कैसे प्लांट बनता है नया, और इसके बाद पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो इस चैप्टर में हम लोग ये इवेंट पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में,
फ्लावर के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़े अभी कथा कहानी स्टार्ट नहीं पढ़नी, थोड़ी सी पढ़ लो। कह रहा है आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, द merits of flower that we are enjoy gazing at the scent and the perfume, ये क्या बात कर रहा है, that we so over, ठीक है। ये कह रहा है कि हम लोग लकी हैं जो हमारे देखने को मिलते हैं फ्लावर। हाँ ये बात सही है, क्योंकि फ्लावर का काम एक नहीं होता है, मैंने कहा था बहुत काम होते हैं, बताया था आपको। तो इसका मतलब ये होता है, लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो फ्लावर काम होता है ओनली सेक्सुअल। लेकिन वैसे हमारे लिए क्या क्या मिल रहा है बताओ, अगर फ्लावर नहीं होता तो आपको फ्रूट मिलते क्या? मैं तब तो कायदी बात कर रहा हूँ। दूसरा सुनो, आपको सेंट मिलता क्या, जो परफ्यूम लगाते हैं आप लोग? नहीं मिलता ना। इसके बाद और क्या नहीं मिलता, चलो रहने दो। इसके बाद और बोल सकता हूँ मैं कि जो फ्लावर होते हैं एक रिलीजियस में हेल्प करते हैं, जैसे पूजा करते हो तो नहीं करते हैं क्या, आप देवता के सामने चढ़ाते हो। या फिर हम बोल सकते हैं माला पहनाने में किसका काम होता है, फ्लावर का काम होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं जिसमें काम यूज होता है, फ्लावर यूज होते हैं। हाँ लेकिन मेनली जो चीजें मिल रहा है। अगले देखो यहाँ पे कह रहा है बेटा रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, फ्लावर हमें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग करते हैं फ्लावर का यूज। अगले देखो बेटा कह रहा है ऑल देयर आर एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको बताइए किस में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फ्लावर का बहुत सारे काम होते हैं, उसमें एक जो मेन काम होता है प्लांट के लिए वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगले देखो कह रहा है फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओवन सेल्फलेस। अब देखो सेल्फलेसनेस सब साफ साफ लिखा है, फ्लावर का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने यूज में लो, अपने यूज में नहीं रहना, फ्लावर को प्लांट में रहने दो जिससे वो क्या कर ले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, मतलब अपना काम करे। हम लोग अपने फायदे के लिए पता नहीं क्या करते हैं, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा आर फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पता है हम लोगों को। लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। और कह रहा है बेटा फ्लावर एंड फ्लावर पार्ट्स शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड सीड। आप लोग पता है बेटा कि फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं वहां पे फ्लावर होते हैं और उनसे हमें क्या मिलते हैं, सीड मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, फ्रूट मतलब फल मिलते हैं। अगले क्या है इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होता है, हाँ बताओ, जिसमें फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। भाई आपको पता है 5 डिवीजन डिवाइड किया है, सही है, कितने में किया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग, रुको जरा कौन कौन बताएगा पहले, अगले तुम लोग बताओ, ये चारों लोग तुम अगले बैठे हो। ये बताओ जो प्लांट किंगडम है क्या है, ये तो पता है किंगडम प्लांट होता है, उसको कितने डिवीजन में डिवाइड किया है, बताओ कितने, 5। कौन कौन से, नहीं पता है, बोल दो, नहीं पता है कोई बात नहीं है ऐसे। तुम लोग बताओ, हाँ कौन सा, तेज बोलो तो, इतना हल्का क्यों बोल रही हो, हाँ तेज बोलो। टेरिडोफाइटा है, सबको बताएं, तुम लोग बता दे। चलो तुम बताओ तीनों, बोलो मत बेटा, बोलो मत कोई भी, आप तीनों बताओ। ये बताओ थैलोफाइट्स में हम लोग किसे पढ़ते हैं, किस टाइप के प्लांट आते हैं थैलोफाइट्स में, पता है आप लोगों को, नहीं पता है, तुम दोनों पता है, बताओ। थैलोफाइट्स में हम किस टाइप के प्लांट को पढ़ते हैं, कौन से प्लांट आते हैं, कोई जस्ट एग्जांपल बता दो एक, नहीं पता है आप लोग, पीछे चैप्टर नहीं पढ़ा तो एक बार मुझसे कह देते तो मैं क्लास में पहले बता देता इसका। आप लोग तुम तीनों रिंपल वाली सीट, ये बताओ बेटा थैलोफाइट्स हम किसे पढ़ते हैं, विभा बता, वो बता रहा है हमारी सीट का आदमी है, तुम्हारी सीट का आदमी है, तो वहां से बोलेगा। चलो भाई सही है, नीट में भी ऐसे करना, वो क्वेश्चन कर देगा तुम मत करना, वो तुम्हारी सीट का आदमी है ना। चलो अगले तुम चारों बताओ, ये बताओ ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स सही है, उन्हें और क्या नाम से बोलते हैं पता है आप लोगों को, एम्फीबियन और प्लांट, ठीक है। इसके बाद तुम तीनों बताओ, पीछे रुकना, ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट
सही है। उसमें किस टाइप का लाइफ साइकिल होता है? उन प्लांट्स में लाइफ साइकिल किस टाइप का होता है? कौन सा? हैप्लोडिप्लॉइडिक। हैप्लोडिप्लॉइडिक, सही है। चलो ठीक है। इसके बाद आप लोग बताओ बेटा तीनों। अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ, ये बताओ यहाँ पे एक प्लांट बॉडी दूसरे प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंड रहती है, तो कौन सी प्लांट बॉडी किस प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंड रहती है? तुम तो कभी बता रही ना बताएगी। हाँ बताओ। हाँ स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तुमने मेल और फीमेल बताने क्या कहा इतनी। तुम तीनों बताओ बेटा। ए बोलो मत, आप लोग बताओ। ठीक है तुम सही बोला था। ये कह दो ठीक बोला था, ये ज्यादा अच्छा है। तुम तीनों बताओ बेटा। ये बताओ टेरिडोफाइट से कोई एक एग्जांपल बता दो मुझे, कोई एक एग्जांपल बस। ये आपको चलो सुनो, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल बताए कोई? एल्गी का एग्जांपल बताए कोई? नहीं बताए? चलो तुम पीछे तीनों ये बताओ। एंजियोस्पर्म तो ये वाले हो गए। जिम्नोस्पर्म का कोई एक कैरेक्टर बता दो, कोई एक कैरेक्टर। अब ये बता ना, मैं बता दे रहा हूँ वो वाली सीट का आदमी बैठा है। कोई एक कैरेक्टर बता दो बेटा। क्या नहीं होती? सीट कवरिंग नहीं होती। हाँ सही है। तो इतना गड़बड़ा करो, ये तो नॉर्मल सी बात है। नेट सीट होते हैं। हाँ सही है। दूसरा और बताओ, बहुत सारे हैं। अरे फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते हो, ये भी। चलो ये तुम बीच चारो ये बताओ टेरिडोफाइट्स का कोई एक कैरेक्टर बता दो खाली, कोई सिंगल कैरेक्टर। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। हाँ दूसरा एक और बताओ। टेरेस्ट्रियल प्लांट के वो सॉरी टेरिडोफाइट्स के ये कैरेक्टर बता दो। इनकी लाइफ साइकिल डेवलपमेंट। ठीक है पता है, सब लोग बताता है, खाली उसी को पता है, सभी बता था। तो तुम कान से सलाह कर ले, तुम बता दो, हम बताएंगे। चलो ठीक है। देखो बेटा मैं एक बार समझा तो रहा हूँ, ठीक है? तब चैप्टर खत्म स्टार्ट करेंगे, बस समझ लो एक बार, क्योंकि उससे क्या फायदा, आपको चीजें नॉर्मल सी नहीं बताएं। यहाँ देखो ए, अब बोलो मत कोई भी। यहाँ देखो, अगर मैं प्लांट की बात करूं तो आपको होता है प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड किया है। कितने डिवीजन में? 5 डिवीजन में। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर पूरे प्लांट धरती पे देखूं तो उनको 5 क्लास में या 5 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है कि 5 टाइप का प्लांट मिलेंगे। पहले हर टाइप के मतलब 5 क्लास उन्हें डिवीजन डिवाइड किया है। पहले जो किया है वो कौन सी है बेटा? थैलोफाइटा। दूसरे होते हैं वो ब्रायोफाइटा। तीसरे टेरिडोफाइटा। इसके बाद जिम्नोस्पर्म। आप लोग पीछे का बोल क्यों रहे? प्लांट तो मैंने पढ़ा दिया है, याद रखो बेटा। इसमें क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स भी तो होते हैं। ठीक है। हाँ क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स। हाँ वो वही होते हैं जो फ्लावरिंग होते हैं, नॉन फ्लावरिंग। कौन से होते हैं क्रिप्टोगैम्स और कौन से होते हैं फिनेरोगैम्स? क्रिप्टोगैम्स होते हैं जिसमें फ्लावरिंग होती है और फिनेरोगैम्स बोलते हैं नहीं होती है। अरे अब मैं कंफर्म कर दूंगा एक बार, ठीक है? अभी फिनेरोगैम्स बोलते हैं जिनमें फ्लावरिंग। अरे मतलब ये होती है बता रहे हैं अभी, इतना माइंड में लगा नहीं रहा हूं। यहाँ देखो, अरे अब मैं इसमें कन्वर्ट हो रहा हूँ तो हल्के कर जाओ एक बार, मेरे ही माइंड में आया। देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब आप लोग बताओ थैलोफाइट को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ये बेटा मैं एक बात और बताऊंगा, आपको अंदर की बात बताऊं मैं। जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें भी लाइन पे लाना है, इस वाली लाइन पे प्लांट वाली, और मुझे अपने आप को भी लाइन पे लाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि जेनेटिक्स से एकदम निकलना और पढ़ाना एक चीज होती है, पढ़ना एक चीज होती है, उसको लाइन पे लाना थोड़ा टाइम लगता है। सही है, एकदम रुक जाओ थोड़ा सा। एल्गी, एल्गी पढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे? थैलोफाइट्स में। अच्छा इनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है एल्गी की बताओ? हैप्लैंटिक लाइफ साइकिल कैसे होती है? मतलब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कौन सा से बनी होगी? हैप्लॉइड सेल से। कौन सा से? हैप्लॉइड सेल से। तो इनकी लाइफ साइकिल होगी हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, ठीक है? ब्रायोफाइट ये बेसिकली कहाँ रहते हैं? मतलब ये बेसिकली कहाँ रहते हैं बेटा? एक्वेटिक। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, आपको पता है। इसमें आते हैं एल्गी। कौन आते हैं?
जो आपको पता होगा ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, 3 टाइप के होते हैं, सही है। अगले अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये हल्के हल्के टेरेस पर आते हैं, मतलब इन्हें बोल सकते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, सही है। इसके बाद इनकी लाइफ साइकिल आती है हैप्लोडिप्लॉइडी, कैसे आती है? अगर टेरिडोफाइट की बात करें तो ये पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल होते हैं, यहाँ पे हमें स्टेम, रूट, लीफ देखने को मिलती है और यहाँ पे नहीं मिलती है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म में प्योरली प्लांट आ जाते हैं बहुत बड़े बड़े, और एंजियोस्पर्म में आते हैं प्योरली फ्लावरिंग प्लांट। ये मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा फिर से, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो गया तीसरी क्लास में, ठीक है। तो इस बार हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। पानी